अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम पेशरफ्त हुई जहां सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ुबानी हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह जान मोहम्मद के तबादले के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है और उन्हें काम जारी रखने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुना है कि किसी वजीर के कहने पर आईजी इस्लामाबाद को हटाया गया, कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम रहेगी। हम किसी सेनेटर, वजीर और इसके बेटे की वजह से अदारों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे मामलात सरकार पर ना छोड़ें, ऐसे तबादलों को अदलिया बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तबादला पंजाब में भी हुआ है और ये तबादला चंद दिनों में हुआ है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो रिपोर्ट दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को और मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आपको मालूम ही नहीं कि आपकी आईजी का तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद की पुलिस किसके इख्तियार में आती है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पुलिस महकमा दाखिला के इख्तियार में ही आती है, लेकिन तबादले के वक्त मुझसे पूछा नहीं गया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट से मुकालमा किया कि क्यों ना आपका भी तबादला कर दिया जाए। क्या आपको खुला इख्तियार है, जो चाहें वो करें? क्या आप ये नया पाकिस्तान बना रहे हैं? पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि ये मुल्क कानून के ताबे चलेगा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट अपनी हैसियत पहचाने, आप रियासत के मुलाजिम हैं। एग्जीक्यूटिव जहां गलती कर रहे हैं इसकी निशानदेही करें। ये सब कुछ चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा और हम आपको दिखाते हैं कि ये मामला जो आईजी इस्लामाबाद का है ये कैसे शुरू हुआ। आइए देखते हैं ये आईजी इस्लामाबाद का मामला कैसे शुरू हुआ, आइए देखते हैं। झगड़ा इससे हुआ कि जब हमारा गाय उधर गया और हम नमाज पढ़ने गए थे, उधर जुमा पढ़ने गए थे, हमारा गाय इधर फार्म में गया था। उन्होंने इधर पहले से इधर हमारा ये घर भी गिराया था, उससे हमारा लड़ाई थी इनों के साथ। बस फिर हमारा गाय जो उधर गया उन्होंने पकड़ के अंदर बांध दिए। फिर मेरा मैंने उसे कहा कि बस उससे लड़ाई बन जाएगी, चले जाओ। उसका दूसरा आदमी तो उसने डायरेक्ट बट्टा उठाया मेरा, मेरे को हम इधर आएंगे या हम गिराए गए घर। तो फिर मेरा भाई उधर खाना खा रहा था, उधर से एकदम आ गया। बस इधर जो देखे उसने मेरा मम्मी को गालियाँ दे रहे थे। मेरा भाई जो आ गया बस उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। हम उस पुलिस के पास गए, बस हमें पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौजूदा हुकूमत के अहकामात को पहली दफा नहीं रोका गया। इससे पहले भी डीपीओ पाक पतन रिजवान गोंदल के तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत आया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब की सरजनिश की और अपने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आला पंजाब ने इदारों पर सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों की। अदालत ने इंदिया दिया कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बिना पर वजीर आला सादिक और अमीन नहीं रहे और उनके खिलाफ 62(1)(f) के तहत कार्रवाई हो सकती है। आखिरकार वजीर आला पंजाब को अदालत से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन आईजी इस्लामाबाद के मामले में आजम सवाती का नाम भी आ रहा है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा है, वजीर आजम साहब को मैंने टेक्स्ट किया और वजीर दाखिला को इन राइटिंग बाकायदा उस एप्लीकेशन के जो मैंने थर्सडे को, ये वाक़या जो हुआ है ये फ्राइडे का था, उसकी बाकायदा तौर पे कापी मैंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को पहुँचाई, मैंने वजारत दाखिला को पहुँचाई, मैंने सेनेट के चेयरमैन को पहुँचाई, मैंने लीडर ऑफ द हाउस को पहुँचाई। मेरे जो 3 मुलाजम जो चौकीदार थे, जिस बेदर्दी से उनको मारा गया है और जो आज भी अब भी इस वक्त भी जो है पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, इस बात की गवाही देंगे कि कानून और मेरी हिफाजत जो है बहैसियत शरीक है, उसका इदराक कम अज़ कम आईजी इस्लामाबाद ने नहीं किया, उसका पास नहीं रखा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस मामले पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इस पर अपोजिशन का क्या कहना है, सुनिए। नारे लगाए थे कि हम पुलिस को गैर सियासी करेंगे, लेकिन पहले पाक पतन के डीपीओ, उसके बाद आपने दुरानी साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया और कल आपने आईजी इस्लामाबाद को हटा दिया अपने वजीर के कहने के ऊपर। तो ये सियासत मेरे ख्याल में पुलिस के साथ जो एक नया दौर है उसका आगाज हो चुका है और कल एक संडे के दिन, छुट्टी के दिन पूरी ब्यूरोक्रेसी को और एडमिनिस्ट्रेशन को लाहौर की बदल देना, किस चीज का डर।
नाजरीन, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने कानूनदानों को जो है वो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और उसके साथ हमारे साथ हैं अफजल शिगरी साहब। उनको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, साबिक आईजी सिंध हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी एक नज़र डालना इस मौजू के ऊपर बहुत ज़रूरी था। इधर स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल के और कानूनी माहिर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और नैब के जो मामलात हैं ख़ास तौर पे उनके ऊपर एक महारत रखते हैं। इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल, कुछ ही देर के अंदर। सबसे पहले शिगरी साहब, चूँकि पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का भी हिस्सा हैं, ये बताइए कि ये जो पोलिटिसाइजेशन होती है, मुदाखलत होती है, जिसके ऊपर आज अज खुद नोटिस लिया गया, तो पुलिस के हलकों में इस मामले को कैसे देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को कैसे देखा जाएगा? पुलिस के हलकों में वो एक बात तय है कि अगर हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है तो जो ख़ास तौर पे पुलिस का जो हेड है और दूसरी असाइनमेंट्स भी, लेकिन खसूसी तौर के ऊपर जो हेड कर रहा है उसका एक टेन्योर होना चाहिए और उस टेन्योर को हमने 2002 के कानून में इनबिल्ट किया था। वो कानून भी इस्लामाबाद में लागू नहीं हुआ। शर्त ये थी कि लोकल गवर्नमेंट आ जाए तब लागू होगा, लेकिन मेरे ख्याल है पिछली हुकूमत ने भी इसको लागू नहीं किया और इस पर एक पिटीशन इस वक्त हाई कोर्ट में है कि ये कानून जो है इन फील्ड है, कम से कम इस्लामाबाद के लिए उस पर किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं है तो उसको लागू किया जाए। लेकिन पहले ट्रेडिशंस ये हुआ करती थी कि पुलिस अफसरान इन अहम अहदों के ऊपर एक मुकर्ररा वक्त के लिए तैनात होते थे और उनको प्री मेच्योर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। बाद में फिर ये जो ट्रांसफ़र्स की जो पावर्स हैं वो बहरहाल एग्जीक्यूटिव के पास है, उसको मिसयूज़ किया गया और उससे पुलिस में जो डीप पोलिटिसाइजेशन का जो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और फिर पुलिस वाले जो हैं और पुलिस अफसरान जो हैं वो मजबूरन सियासी जो हुकूमतें थी उनके कहने के ऊपर चलना पड़ा, वरना उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो ये एक मुश्किल थी और उस मुश्किल का हल कानून में ज़रूर ढूंढा, लेकिन बदकिस्मती से ऑन ग्राउंड अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और लेटेस्ट मिसाल ये दो हैं कि आईजी पंजाब को प्री मेच्योर ट्रांसफ़र किया और फिर आपके जो आईजी इस्लामाबाद खसूसन उनको मेरा ख्याल है एक बहुत मामूली सी बात के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो खैर आप इसका खैर मकदम करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इस हुक्म को कैसे देखते हैं? चूँकि सवाल ये भी उठता है कि कौन से कानून के तहत ये सारी कार्रवाई हुई? मसला ये है कि एक तो गलत वहाँ से हुआ, इस तरह से ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, मगर फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि 184(3) का क्या इस हद तक जो ना इतलाक मुमकिन है? सो मोटो का असखुद नोटिस उस पे मैटर्स जो है वो अब फर्स्ट के लिए रखा है, इस फर्स्ट के लिए चीफ साहब के बेंच में ही होगा। तो इसके पैरामीटर्स को जो है ना वो देखेंगे। दो चीज़ें जो है ना वो 184(3) के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, उसको देखा जाना। एक तो ये कि क्या 184(3) का इतलाक जो है ना हम इतना फैला सकते हैं और वो ये फंडामेंटल राइट्स के नाम पे जो ना उसको जितना मर्जी उसको खींचा जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इसकी अपील नहीं है, कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ही नहीं रहता, वो नहीं रहता है। कि नहीं, यहाँ पे एक इंट्रा कोर्ट अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ट्रांसफ़र का मामला है ना, ट्रांसफ़र का मामला है तो फिर उनका अगर कोई ग्रीवियंस है तो वो ग्रीवियंस है, तो फिर उसके बाद फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। वो जब रिप्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए फिर उसके बाद जो है ना वेट करके फिर सेक्शन 4 की अपील फाइल होनी चाहिए। अब गलत तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे इन्होंने किया है, जो उसको ट्रांसफ़र किया है। प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इसमें आ रहा है, वज़ीर साहब का तो आ ही रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इसमें नाम आ रहा है।
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने, जो मैंने सुना है सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने तबादला किया, मगर कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जुबानी कहा था। तो अब फिर इसका मतलब यह कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी लेना चाहिए कि जुबानी अहकामात को उसने किस तरह से माना और उसको किस तरह से किया। अगर इसको फैलाते जाएंगे तो फिर मामला फिर बहुत फैल जाएगा इसका। मसूद शाह साहब, योर टेक ऑन दिस इशू? देखिए, इन प्रिंसिपल सो मोटो की कोई लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। 184(3) बिल्कुल इख्तियार देता है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मौजूद हों, जहाँ पे उनका इनहराफ हो रहा है, सुपीरियर कोर्ट्स उस पर इंटरवीन कर सकती है। लेकिन ये देखना है कि इसकी आड़ में कई कोर्ट्स एग्जेक्टिव फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रही। मिसाल के तौर पर कल एक सुपरिटेंडेंट जेल को सस्पेंड किया गया था। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस कानून के तहत कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट वो ऐसे अहकामात सस्पेंशन के दे सकती है। लेकिन अब इस केस पर आते हैं। देखिए, इस केस में कानून बड़ा वाज़ेह है। ये इसमें जो अनीता तुराब केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पर गाइडलाइंस दे दी थी कि जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमीन है वो ज़ाती मुलाजमीन नहीं होते वज़ीर आज़म के, हुकूमत वक्त के। उनका एक फिक्स टेन्योर, अगर कानून कहीं टेन्योर फिक्स नहीं करता तो रूल 21 है, रूल्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की बात कर रहे हैं। वो 3 साल का टेन्योर फिक्स करता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे फैसलों में, एक जाहिद सत्तार केस था, अनीता तुराब केस था, हज करप्शन केस में ये बार बार होल्ड किया है कि 3 साल का जनरली तस्वर किया जाएगा और अगर आपने 3 साल से पहले हटाना है तो कंपेलिंग रीजंस आपको लिख के देने हैं, जुबानी, टेलीफोन पर जुबानी ऑर्डर। किसको लिख के देने? आपने फाइल पे जुबानी वो रीजंस लिखने हैं और वो रीजन जस्टिसेबल है। वो अच्छा, मगर अब कामरान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इमरान खान साहब वजीर आजम है इस मुल्क के, उनको मैंडेट मिला हुआ है, अवाम का मैंडेट मिला हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो अपनी मर्जी की अगर हुक्मरानी नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा उनकी जगह, और गवर्नेंस को कौन ठीक करेगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? देखिए, अगर तो कोई शख्स किसी ओहदे पे ठीक है, वो आज अगर वो काम कर रहा है और वो इस्लामाबाद की पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो फिर जाके अगर उसको KPK में ट्रांसफ़र करेंगे तो तब भी वो ठीक है, उसी ग्रेड में जाएगा ना। तो हक़ हुक्मरानी का मतलब ये नहीं है कि आप उसके टेनोर को जो है ना वो कर्टेल कर दें। टेनोर असल में होता ये है कि ये ब्लैकमेलिंग जो है, पॉलिटिशियन जो ब्लैकमेल करता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ज़रिए उनको प्री मेच्योर ट्रांसफ़र करते हैं और उसका प्रोसेस इतना लंबा है। फिर यानी पहले फर्स्ट 30 डेज़ में वो डिपार्टमेंटल अपील फाइल करेंगे, फिर फर्दर 90 डेज़ जो है ना वो उसके बाद वेट करेंगे, फिर 120 दिन पूरे होने के बाद जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में वो ऑर्डर जाके चैलेंज करेंगे। डायरेक्टली वो चैलेंज नहीं हो सकता, तो 4 महीने जिस आदमी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो बच्चे लेके वहाँ पर सेटल हो जाएगा। जब वहाँ पर सेटल हो जाएगा तो वो फिर मकसद ही फौत हो जाएगा। कोई अर्जेंट जो है ना, कोई इमीडिएट रेमेडी जो है ना आपका सर्विस ला जो है ना इस हवाले से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से नहीं देता। अनीता तुराब केस जो है ना अमलन जो है ना इग्नोर हो रहा है। ये किसी जगह पे भी जो हम सर्विस जो मैटर जब करते हैं तो कहीं पे भी इसको फॉलो नहीं करते। कोई बैठा हुआ तो 10 साल भी बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ तो उसको 6 महीने में, बल्कि 6 महीने में बाज़ औक़ात 3 दफ़ा भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अमलन इग्नोर हो रहा है। इसके ऊपर फिर या तो फिर ये है कि ये फिर एज ए होल लें, इसको सूबों को बुलवाएं, उनके चीफ सेक्रेटरीज को बुलवाएं। पहले तो चीफ सेक्रेटरीज ने बाकायदा अनीता तुराब का हवाला अच्छा, मगर इस पे अनीता तुराब पे अब नहीं जाते, बिकॉज इधर जो बुनियादी असूल है उसके ऊपर बात करते हैं, जिस तरह के आपने भी बताया। शिगरी साहब, बात यह है कि कोई और तरीका नहीं है पुलिस को दुरुस्त करने में के लिए, क्योंकि अगर हर बार ही चीफ जस्टिस साहब अस खुद नोटिस लेंगे तो जाहिर है उनके पास भी बहुत सारे केसेस हैं, तो कोई और मैकेनिज्म तो होगा, आप लोगों ने सोचा होगा कि जिससे आप पुलिस के अंदर डीपोलिटिसाइजेशन ले आए। शिगरी साहब जी, सॉरी जी। ये 2002 का कानून है, उसमें बाकायदा मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म ये है कि जो कंसर्न सेफ्टी कमीशन है उसके सामने पुलिस अफसर को जब ट्रांसफ़र करना भी है तो उसको रीज़न दी जाएगी कि उसको ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है, और अगर वो जस्टिफाइड है और उसको इजाज़त होगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी बात की अपने कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वो प्रोसेस जो है वहाँ पर पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपसे जिस तरह बताया कि इस्लामाबाद में
कानूनी तौर पे 2002 का कानून लागू होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ऑर्डर 2002 गवर्नमेंट आई थी, जी हाँ, वो उसको नोटिफाई अभी तक नहीं किया हुआ है, तो वो तो ऑन ग्राउंड वो कानून प्रैक्टिकली नहीं है। ये तो अलग बात है कि लीगली वो कानून की है। हुकूमत पुलिस ऑर्डर 2002 को ही नोटिफाई कर ले तो एक बेहतरी आ जाएगी, जिस तरह आप लोगों ने उसके अंदर एक कायदा बनाया हुआ है कि किस तरह पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है, सियासत की मुदाखलत से हटा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो एक जो 2002 का कानून जो बनाया था उसमें हमने बहुत सोच विचार के बनाया गया था, और उसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी जहन में रखने के बाद वो कानून बनाया था। ये हमने नहीं सोचा कि जी कि ये क्योंकि जर्मनी में इस तरह होता है या फ्रांस में ऐसा हो रहा है या जापान में ऐसा हो रहा है तो उसको बैन ही इस मुल्क में सादर कर दिया जाए। हमें अंदाज़ा था कि पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, हमें अंदाज़ा था कि गवर्नमेंट को चलाने में मुश्किलात हैं और एग्जीक्यूटिव जो है उसको कुछ न कुछ आपको मूव करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। उन सारी चीज़ों को रख के लेकिन इस चीज़ को इंश्योर किया था कि जो पुलिस जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। ये आप जहन में रखें, जो पुलिस का हेड जो होता है वो एक बहुत सी बड़ी फोर्स को कमांड कर रहा होता है। अब इस्लामाबाद पुलिस फोर्स सबसे छोटी फोर्स है, ये भी 12,000 इसके पुलिसमैन है इसके कमांड में, उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ऑपरेशनली ये एक बहुत सीरियस इशू है, मैं समझता हूँ, और उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और आईजी को ट्रांसफ़र करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए। वो अब तो पंजाब का तो हाल ये है कि वो फोर्स जो तकरीबन 1,80,000 है, इट इज लाइक एन आर्मी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो भी आप इक़दामात उठाएं सोच समझ के उठाएं, मगर जो आपने एक सोल्यूशन दी है, अफजल शिगरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने जो सोल्यूशन दी है वो ये दी है कि फिल फॉर कम अज़ कम इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस ऑर्डर है उसको आपको नोटिफाई करना होगा 2002 का, और उसे ऑटोमेटिकली आप लोगों ने ऐसी उसके अंदर रिकमेंडेशंस दी हैं जिससे पुलिस के अंदर जो डीपोलिटिसाइजेशन का एक फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन लेते हैं एक वक्फा, फिर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल ने ज्वाइन कर लिया। इरफान कादिर साहब, आज एक जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर हम बहस कर रहे थे और बात कर रहे थे, और इस तरह जो आईजी इस्लामाबाद का तबादला हुआ है और उसको रोका गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिमार्क दिए हैं कि जी द कोर्ट विल नॉट टॉलरेट सच पॉलिटिकल ट्रांसफर्स, ये भी उन्होंने कहा। फिर ये भी कहा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपका भी तबादला हम कर देंगे, आप किस अथॉरिटी के तहत आपने ये तबादले किए और क्या आप नया पाकिस्तान बना रहे हैं? तो अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? चूंकि मीडिया जो है वो नेचुरली बड़ा खुश है, वो समझते हैं कि जो अगर तबादले सही नहीं हुए और एक मुदाखलत हुई है, पॉलिटिकल मुदाखलत हुई है, तो फिर नहीं होनी चाहिए थी। बात यह है जी कि ये जो आपने मुझे चंद जुमले बताए हैं, मुझे नहीं पता था इनका कि उन्होंने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से इस सख्ती से बात की है चीफ जस्टिस ने कि हम आपको देख लेंगे, और ये सारी जो आपने अभी जो लफाजी जो मेरे कानों में अभी आई है, तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को इस तरह की सख्त स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में या फेडरल सेक्रेटरीज़ के बारे में, क्योंकि कानूनी तौर पर वो इनके मातहत नहीं आते चीफ जस्टिस साहब के, और इस तरह बुला के उनको एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट पे एक्सप्लेनेशंस कॉल करनी, ये भी कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। अब दूसरी बात रही कि ये जो ट्रांसफ़र हुई है और ये जिस तेज़ी से हुई है, ये इसका एक अखलाकी पहलू ये भी निकलता है कि हुकूमतों को भी नहीं चाहिए कि वो इस तरीके से जल्दी से ये फ़ैसले करते हैं। आईजी की बड़ी रिस्पॉन्सिबल और इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, और आप एकदम उसको आईजी को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के बारे में सुन के फ़ौरन आप उसको कहें कि अब हम उसको तब्दील कर देते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कादिर साहब, जाहिर है अब हुकूमतों को दुरुस्त किसी ने तो करना ही है ना। हाँ, कोर्ट ने नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर मतहत नहीं है चीफ जस्टिस के, इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे कि मीडिया में उनके खिलाफ तनकीद हो। तो मैं दोनों को समझता हूं कि दोनों को, वजीर आजम साहब को
और चीफ जस्टिस साहब को अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें और अपने दायरा इख्तियार में जो भी करें वो कानूनी तौर पर भी दुरुस्त हो और वो इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त हो। आपके ख्याल में इमरान खान अपने दायरे इख्तियार में रह के उन्होंने तबादला जो है, उन्होंने लफ्जी तौर पे कहा, जुबानी तौर पे बताया सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कि आप इस्लामाबाद के आईजी का तबादला कर दें? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को ये इख्तियार है कि वो तबादले के अहकामात जारी करें, लेकिन ये भी उन पे लाजिम है कि फिर वो कौम के सामने जस्टिफाई करें, क्योंकि जब मीडिया में ये बात आ गई है, लेकिन चीफ जस्टिस को जवाबदेही है इन मामलात में। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 248 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। और ये जो सरकारी अफसर हैं ये तो इनके पाबंद हैं इनके ऑर्डर्स को कैरी आउट करने के, लिहाजा इनको अगर चीफ जस्टिस साहब इनको ये कहेंगे कि अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स आप ना माने, तो मैं समझता हूं कि एक किस्म का वहां पे एक वो क्रिएट कर रहे हैं, एक रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल एलीट एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी। पे लिखा हुआ है कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इरफान कादिर साहब, ये बात आपने सही फरमाई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा हुआ है, मगर जो आपने अहम बात की है कि एक गैप बन जाएगा ब्यूरोक्रेसी के दरमियान और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, यानी वजीर आजम के दरमियान, डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा इससे। अगर हम नहीं चाहते कि ये हो, तो फिर मुझे ये बताइए कि जो हमारी अदलिया है वो उनके लिए भी कोई पैरामीटर्स डिफाइंड हैं किसी कानून के तहत कि वो किस हद तक जा सकते, किस हद तक नहीं जा सकते, या वो खुद डिटर्मिन करते हैं इस बात को, या प्रेसिडेंट्स होते हैं? क्या होता है कानून के? उसमें ऐसा है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चूंकि आप बात कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक इख्तियार तो उनका ये है कि जो नीचे से केसेस रूट होके आते हैं उनकी लीगलिटी को एग्जामिन करते हैं। एक इख्तियार जो है 184(3) का जो है, ये अभी तक इसको डिफाइन नहीं हुआ। इसके ऊपर तनकीद भी होती है और इसके तहत जो है ना वो बेतहाशा इख्तियार इस्तेमाल भी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट भी तो होता है। कोड ऑफ कंडक्ट तो इन्होंने खुद बनाया ना, एक अपने पे एक चीज़ लागू कर ली इन्होंने बैठ के, सीनियर जजेस ने, जो एक कमेटी होती है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया और उस कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी जो है ना वो अपने पे लागू कर ली। मगर वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कोई ऐसा वो चीज कानून तो नहीं है, तो वो उसके ताबे नहीं है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट के, कोड ऑफ कंडक्ट दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। इन्होंने अपने लिए खुद एक तरीकाकार वजह कर लिया है अपने लिए कि जी ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज तो इसको लेजिस्लेटर ने तो इनके लिए नहीं बनाया ना। ठीक, तो मसरूर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि कैसे जो हमारी आला अदलिया है वो अपने दायरे कार में रह के काम करे? चूँकि मेरा ख्याल है अदलिया भी नहीं चाहती और एग्जीक्यूटिव भी नहीं चाहता कि वो एक दूसरे के दायरे इख्तियार में जो है मुदाखलत करें, मगर कई जगहों पे हो जाती, जिस तरह हमने इस केस के अंदर देखा। तो फिर पुल बैक कैसे किया जा सकता है? उसके लिए कोई मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है? देखिए, आइन तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, आइन तो बड़ा क्लियर है। अब 184(3) को भी आप अगर उसको ओवर स्ट्रेच करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप एग्जेक्टिव के डोमेन में आ जाते हैं। हुकूमत करना, अगर हुकूमत गलत भी कर रही है, आपने पूछा ना इरफान कादिर साहब से कि भाई कोई तो गैप फिल करेगा, तो मुझे बताया माशाल्लाह कभी तो यही जवाब देते थे कि भाई सिविल हुकूमत काम नहीं कर रही, हमने माशाल्लाह लगा दिया। तो अगर हुकूमत काम नहीं करेगी, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, यही एहतसाब का तरीका है। नून लीग आई, लोग खुश नहीं थे, इमरान खान आ गए, इसको भी जज 5 साल बाद इलेक्शन करेंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि कोर्ट्स उधर आके उस गैप को फिल करे। एक बात, दूसरी बात, अभी अगर वो कर रहे हैं, बैलेंस है ना, एक तरीक़ाकार है, एक पिटिशन आती है, जिस तरह अभी FST में, सर्विस ट्रिब्यूनल में है, हाई कोर्ट में है, नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील है आपके मुल्क की। ये नहीं हो सकता
कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस बन जाए, ट्रायल कोर्ट भी खुद बन जाए, सजा भी खुद दे, फिर जेल में जाके चेक करे सजा सही मिल रही है। लिहाजा आप ये कह रहे हैं अस खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, छोटे कोर्ट से ऊपर तक जो आता है, अगर एक एफआईआर हो जो शुरू ही हो बखुद के हुक्म जनाब चीफ जस्टिस साहब, वो नीचे कोर्ट्स क्या बेल देंगी, बल्कि अगर ऐसे हुक्म कोर्ट देना शुरू कर दे, ऐसे अहकामात, ऐसे रिमार्क्स बेंच से आना शुरू हो जाए कि मैं देखता हूं कौन नीचे बेल देता है इसको। अब मुझे बताएं, अगर किसी मुल्जिम की बेल बनती है, जज साहब दे ना दे, हर अदालत आजाद है, सेशन जज भी उतनी बाख्तियार है जितनी सुप्रीम कोर्ट है, या कोई कहे कि मैं देखता हूं कि सीपैक के प्रोजेक्ट में कौन सा जज स्टे देता है। भाई ये कोई तरीका नहीं है, हर अदालत आजाद है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अदलिया की आजादी की जब हम बात करते हैं, हम हर अदालत की आजादी सही कह रहे हैं, जिस तरह के आप एक बता रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर, तो ये बताइए कि अदलिया का जो वॉचडॉग होता है वो भी वकला बरादरी होती है कामरान मुर्तज़ा साहब, तो इसके अंदर आपके वकला बरादरी ने किस किस्म के वॉचडॉग का जो है रोल अदा किया है? हम अपना प्रॉपर जो ना रोल अदा नहीं कर पाए, ये हकीकत है। गुज़श्ता एक साल में आलमोस्ट जो है ना हम वो जो करना हमें चाहिए था या जो हमको बताना चाहिए था अदलिया को या जो कुछ कहना चाहिए था वो शायद हम नहीं कह पाए। शायद हमारी आवाज़ इतनी ताकतवर और तवाना नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? 500 बार जो हैं आपके मातहत होते हैं एक तरीके से, और सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप है वो वकला का है। सारी बातें आपकी ठीक हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना हम बहुत सी बातों पे इख्तलाफ रखते हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, हम तस्लीम नहीं कर रहे। वो हमारा जो इख्तलाफ है उसको जो है ना वो वेट नहीं दिया जा रहा। 183 के हवाले से हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का रेजोल्यूशन था, ये मेरा ख्याल है इसको 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। अब उसके बाद जो है ना वो केस एक दफ़ा बीच में फिक्स हुआ, अब सो मोटो लिया गया है और दरमियान में एक दफ़ा केस फिक्स हुआ और उसके बाद फर्स्ट के लिए। तो इस तरह से वो जो वकला की जो बात है जो हमने रखी भी है, एक तो हमारे पार्ट पे कमज़ोरी है और दूसरी जो वो कमज़ोरी हमारे पार्ट पे है, इसलिए वो दूसरी तरफ से पर सुनी भी नहीं जा रही बात। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब इरफान कादिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि एक कमज़ोरी हमारी भी है, शायद हमारी आवाज़ के अंदर वो वज़न नहीं रहा, तो अगर अदलिया का निज़ाम बेहतर करना है तो फिर वकला को भी तो ज़्यादा मजबूत होना होगा ना। मगर ये तो सियासत का निशान, मतलब यहाँ पे भी सियासत आती है, धड़ेबंदियाँ हो गई हैं वकला बरादरी के अंदर। जी, यहाँ पे सियासत से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक्सपीडियंसी आती है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट देखें बेंच और बार का, तो ये मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे वाजे करूं कि बेंच जो है वो चेक है बार पे और बार जो है वो चेक है बेंच पे। दोनों में से कोई भी किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है। और जजेस जो है वो सिर्फ ये है कि वो रोस्ट्रम की दूसरी तरफ पे होते हैं, वकला जो है रोस्ट्रम की ऑपोजिट साइड पे होते हैं, और दोनों में जब बात हो रही होती है तो वो दलील से हो रही होती है, और जिसकी दलील स्ट्रांग होती है दूसरे को ज़रूरी होता है कि वो स्ट्रांग दलील के आगे यील्ड करे। और अच्छे जजेस हमेशा जब अच्छी दलील सुनते हैं तो वो अपने फैसले, अगर उनके ज़हन में कुछ होता है तो वो अपने ज़हन को साफ कर लेते हैं और फिर वो दलील का साथ देते हैं। और अगर जजेस भी अच्छा फैसला दें, दलील के साथ दें, डेवलप हो गया है, इसके अंदर से निकलने का कोई तो रास्ता होगा जी, कि हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इसके निकलने का रास्ता है, और उसका रास्ता यही है कि हमारी बार जो है वो इंडिपेंडेंट फैसले करे, और वो जजेस के जो गलत फैसले हैं उस पर बिल्कुल उनका फ़र्ज बनता है उसी तरह से आवाज़ उठाएं जिस तरह के बाकी शोबा ज़िंदगी में वो आवाज़ उठाते रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़रूरत है उस बात की, खास तौर पे हमारे जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं। नहीं, देखें, कंटेम्प्ट लगती है जहां आप झूठ बोल रहे होते हैं, जहां पे आप सच बोल रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है कि सच जो है उस पर कोई कंटेम्प्ट इनिशिएट नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर आप सच बात कर रहे हैं, अगर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म में आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो कि वकला में बंद हो चुका है, जो कि चंद जजेस जो है उस पर नोटिस भी इशू करते हैं। मुझे याद है जस्टिस यास्मीन अब्बासी को नोटिस इशू कर दिया था अनवर जहीर जमाली जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे,
और उन्होंने बड़े स्ट्रांगली उसका मुकाबला किया था और ज़हीर जमाली को साफ तौर पे बता दिया था कि वो इस मामले में बाइस्ड हैं, और ज़हीर जमाली ने हमेशा के लिए उस केस को अपना कंसाइन टू द रिकॉर्ड करके दफन कर दिया। वो केस फिर निकला ही नहीं उसके बाद। तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे सच बात पे तो फिर ना सिर्फ के बार वीक होगी बल्कि बेंच भी वीक होगा। अच्छा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि अगर बार वीक होगी तो फिर बेंच भी वीक होगा। ये अहम बात आपने की है कि अगर वकला बरादरी जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी, उनकी एक स्ट्रांग आवाज नहीं होगी, तो फिर बेंच भी जो है उसकी दुरुस्तगी के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। नाजरीन, इधर हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस है शरीफ खानदान के खिलाफ, उसको खोलने से मुतालिक जो नैब ने अपील जो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी मुस्तरद होगी। उस पर भी बात करना है चूंकि हमारे साथ कानूनी पैनल है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। एक और पेशरफ्त हुई है आज, जो अहम पेशरफ्त हुई है हुदैबिया पेपर मिल्स से मुतालिक जो नैब की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में थी, वो आज समाअत हुई है और जिसके अंदर जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है। जस्टिस मज़हर आलम ने कहा आपने कई बरसों तक मुकदमा लटकाया रखा, कितने साल एक बंदे के सर पर तलवार लटकाते रहेंगे, ये उनका कहना था। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया केसेस को दोबारा खोलने मुतालिक नैब की अपील मुस्तरद की थी। इस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा था कि हम इस तकलीफ दे नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं शरीफ ख़ानदान को सही कानूनी तरीक़ेकार का हक़ नहीं दिया गया, ये उन्होंने कहा था। इरफान कादिर साहब, आप क्या समझते हैं, नैब ऑलरेडी एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर है जहां कहा जा रहा है कि नैब पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है कुछ सियासी ख़ानदानों को। अब ये जो काजी फाइज ईसा का बयान भी आया और फिर उनकी जनवरी 2018 की जजमेंट रिपीट हुई, इससे नैब की क्रेडिबिलिटी पे क्या असर होगा? इससे नैब की क्रेडिबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये जो अभी आप फरमा रही थी कि नैब के बारे में कहा जा रहा है कि नैब ने इस मुकदमे को लटकाई रखा या नैब ने ये मुकदमा लटकाया हुआ था, तो नैब ने तो इस केस में रेफरेंस दायर कर दिया था, और जब रेफरेंस दायर हो जाए और कोर्ट में पेंडिंग हो तो फिर उसके बाद उसके दो ही रास्ते हैं ख़त्म होने के, या वो एक्विटल में ख़त्म होता है या वो कन्विक्शन में ख़त्म होता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो कहा जा रहा था कि जी नैब को कोई अदालत में दरख्वास्त डालनी चाहिए थी कि केस को दोबारा रिवाइव किया जाए, तो क्रिमिनल लॉ में केस के कोई रिवाइवल का तस्वर ही नहीं है, क्योंकि जो पेंडिंग केस हो इसमें हुआ ये था कि जब शरीफ फैमिली जब मुल्क से बाहर गए हुए थे तो उस दौरान में एक ऑर्डर किया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि द फाइल में बी कंसाइन टू द रिकॉर्ड। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि केस ख़त्म हो गया, और जब वो वापस आ गए थे तो सारे पाकिस्तान को पता था और तमाम अदालतों को पता था कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये पेंडिंग है। उसी दौरान में जब इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जो कि मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उस ऑर्डर के बारे में, क्योंकि उस ऑर्डर में वो जो रीजनिंग दी गई थी वो सारी स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में नहीं आती, और उसी को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो नैब का कत्तन फैक्ट्स को अगर सामने रखा जाए तो कोई इसमें कसूर नहीं है कि हम कहें कामरान साहब, मगर जो ऑर्डर हमने पढ़ा है उसके अंदर तो ये कहा गया कि जी ये केसेस सारे टाइम बार्ड से कब से चल रहे थे। 1299 डेज जो है ना टाइम बार्ड था। हुआ ये था कि सेनेडाई एडजन किया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इनके पे ना होने की वजह से, सेनेडाई एडजन हो गया। उसके बाद सेनेडाई एडजन हो तो कोई दरख्वास्त दे के मिसल बरामद करवा सकते हैं, ये तो एक एस्पेक्ट था। फिर उसके बाद रिट फाइल हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें फिर दो जजेस का मुख्तलिफ व्यू आ गया। एक जज ने कहा कि वो इसमें अपना क्वाश होनी चाहिए प्रोसीडिंग, दूसरे जज साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो रेफरी जज के पास गया, रेफरी जज ने जो ना एक के साथ वो कनकर किया और उस कनकर करने के नतीजे में वो प्रोसीडिंग क्वाश हो गई। अब हुआ ये कि ये प्रोसीडिंग क्वाश होने के बाद जो है नैब इंतज़ार करती रही 1299 डेज़, यानी 1300 दिन समझ लीजिए, एक दिन कम 1300, और 1300 दिनों के बाद अब वो एक राइट तो क्रिएट हो गया ना। अब एक आम लिटिगेंट होता, आम लिटिगेंट से मुराद एक आम कन्विक्ट होता, उसमें तो कोर्ट जो है ना वो लिमिटेशन जो है वो कंडोन करती हैं, मगर यहाँ जहाँ पे स्टेट आ जाएगी, यहाँ जहाँ पे एक्विटल के अगेंस्ट आ जाएगा, वहाँ आपको हर दिन का हिसाब देना पड़ता है। तो ये 1299 डेज जो है ना वो टाइम बार्ड थी उनकी पिटिशन,
फिर वो 1299 डेज की वजह से वो तो डिसमिसल तो हो गई, काजी फाइज साहब का लिखा हुआ था वो जजमेंट। फिर उसके बाद रिव्यू में तो फिर जाहिर है स्कोप बहुत कम होता है। अब शाह साहब आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया? बात ये है, बाकी तो तज्जिया तो हो ही गया लीगली, इसको एक और नजर से देखते हैं। कितना अलमिया है कि एक शख्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, इवन मटेरियल काफ़ी मिला, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले, लेकिन सिर्फ जनरल मुशर्रफ के उस वक्त पॉलिटिकल अज़ाइम थे, उन्होंने नवाज शरीफ को खुद भेज दिया या नवाज शरीफ ने डील की, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस कानून के शिकंजे से बाहर निकल आया और उसके बाद वापस आता है। और फिर उसके बाद कोर्ट्स भी उसको, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भी कोई काम नहीं किया। अपेरेंटली लगता यही है कि हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं थी उस वक्त, पॉलिटिकल एक्सीजेंसी सामने थी, हुकूमत वक्त उस वक्त इंटरेस्टेड ही नहीं थी इस मामले को आगे चलाने के लिए। अब जब हुकूमत ने या नैब ने एक राइट एक्रू कर दिया, इतना लंबा डिले हो चुका है, तो इसमें फायदा तो ठीक है नवाज शरीफ को हुआ, लेकिन मुझे इसमें इंसाफ का कत्ल होता नजर इस तरह आता है कि देखिए कितनी ज्यादती है कि एक शख्स के खिलाफ अगर एविडेंस मौजूद है सिर्फ पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए उस पर जनरल मुशर्रफ नहीं ला पाए। सवाल ये है कि कोर्ट्स में लाएं, कोर्ट्स हम सब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, खुद जो है पहले कितनी आजाद नहीं थी, आज बहुत आजाद हैं, तो फिर कोर्ट्स के अंदर क्यों नहीं एविडेंस? नहीं देखिए ना, एविडेंस की बात नहीं, प्रोसीजर भी तो फॉलो होगा ना। अब देखिए इतना लंबा डिले के ऊपर फिर इतना लंबा डिले नहीं, नैब ने तो ये केस वापस नहीं लाया। आप पढ़े, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था कि इसको भी फौरन दोबारा एप्लीकेशन जेआईटी के जरिए, बिल्कुल उसके बाद करे, मगर शुआयद तो उन्होंने लाने थे, नैब नहीं लाने थे। प्रोसीजर होते हैं ना, पहले आप लिमिटेशन कंडोन करेगी, उसके बाद मेरिट के ऊपर फैसला होगा। इसमें किसी केस के ऊपर भी मेरिट के ऊपर तो नहीं, डिले इतना ज्यादा है कि उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। इसमें जो पिटीशन आई थी ना, जो फाइल की भी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, वो भी पिटीशन जो है ना, वो दैट इज वर्थ सीइंग ना, उसको भी देखने वाली है। उसमें बड़ी डीली डाली सी पिटीशन बना के ना। तो आप ये कह रहे हैं कि शुआयद हमेशा कभी भी इतने नाकाफी थे? नहीं, उसमें ये था, एक तो लिमिटेशन टाइम बार्ड था, टाइम बार्ड को शायद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुमकिन था कि इसको कोई अगर नजरअंदाज कर नहीं मीट विद किया जा सकता था। अच्छा ठीक है। हुआ ये कि वो पिटीशन जब बनाई गई तो वो इस तरह से थी, या जो दरखास्त उसके साथ कंडोनेशन की दरखास्त पहले तो फाइल ही नहीं हुई, फिर फाइल हुई, हालांकि साथ फाइल करनी होती है, फिर फाइल हुई, तो वो भी बस इसी तरह से आज पाश थी, और आज पाश फिर उसने अल्टीमेटली ये रिजल्ट वो होना था। जी इरफान कादिर साहब, इसके ऊपर देखिए कारकर्दगी की भी तो बात होती है ना, नैब की कारकर्दगी भी तो बेहतर होनी चाहिए थी ना इस पूरे किस्से के अंदर। जी मैं आपको इसके फैक्ट्स बता देता हूं, और ये जो कमरान मुर्तज़ा साहब फैक्ट्स बता रहे हैं, इसी सीक्वेंस में मैं भी आपको बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये मामला पेंडिंग था, ये ख़त्म तो कभी हुआ ही नहीं था। लिहाजा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को चाहिए था कि इसको डिसाइड करते, उन पे ये लाजिम तो नहीं था कि वो इंतज़ार करते कि उनको कोई मूव करे। इन एनी केस जब मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने भी उनके हक में फ़ैसला दे दिया और सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मामला ख़त्म कैसे हो गया, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था। तो ये अदालतों ने ख़त्म किया था ना, पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने टेकअप नहीं किया, फिर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, और नैब की फाइनली तो इट्स बीन थ्रोन आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ना इरफान कादिर साहब। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था नैब पे कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, तब तक वो डिले हो चुका था क्योंकि नैब भी थक चुकी थी कि कोर्ट्स जो हैं वो तो कंकरेंटली फैसले हमारे खिलाफ दे रहे हैं, हम क्या चैलेंज करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी सरजनिश की कि उन्होंने ये दायर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच का ख्याल है कि ये केस जो है ये खत्म हो गया है, पनामा बेंच का ख्याल था कि नहीं ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। तो ये मैं बता रहा हूं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारी उसमें बहुत तजाद है, उसको भी तो ठीक करना चाहिए ना। जी और आपने सही फरमाया कि एक कंटिन्यूटी तो कम से कम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर होनी चाहिए, जिस तरह बाकी मुमालिक के अंदर हम देखते हैं कि कोई ना कोई प्रेसिडेंट जो है वो एक तसलसल होना चाहिए उसके अंदर, और यही हमारा जो कानून है हमें यही सिखाता है, या कम से कम ये इसी के ऊपर एक फार्मूला हमारा बना हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, शाह साहब, इरफान कादिर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।